अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा खास रहेगी, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब रहेगी, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके बिहार आईटीआई और पैरामेडिकल की परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दोस्तों क्लासेस पीडीएफ के लिए, क्लासेस नोट्स के लिए आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल से भी अवश्य जुड़ना होगा। इसके लिए आपको जाना होगा टेलीग्राम ऐप पे और वहाँ सर्च करना होगा स्टडी विद रितेश चैनल को और उसको ज्वाइन कर लेना होगा। तो चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम यहाँ का लोक नृत्य है। बताइएगा बच्चों जल्दी से, मोहिनी अट्टम जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है, कहाँ का ये डांस है बच्चों? मध्य प्रदेश का, कर्नाटक का, तमिलनाडु का या केरल का? जल्दी से जवाब देना है। बेहद खूबसूरत सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इसी प्रकार के क्वेश्चन आईटीआई और पैरामेडिकल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी केरल, हाँ जी केरल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है मोहिनी अट्टम केरल की एक एकल नृत्य परंपरा है, ठीक है। और देखिए मोहिनी अट्टम तो है ही, साथ ही साथ कथकली ये भी याद रखना है। कथकली जो है कहाँ का लोक नृत्य शैली है? कथकली, अगर आपसे पूछे कि कथकली कहाँ की लोक नृत्य शैली है, कहाँ की लोक नृत्य शैली है, तो ये भी बच्चों आपको याद रखना है। ये भी कहाँ की लोक नृत्य शैली है? तो ये भी केरल की है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार भारतनाट्यम ये भी पूछा जा चुका है। भारतनाट्यम, भारतनाट्यम ये कहाँ की लोक नृत्य शैली है? तो याद रखना है बच्चों तमिलनाडु। कहाँ की है? तमिलनाडु की है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार देखिए जो जो इम्पोर्टेंट है मैं बता देता हूँ। ठीक इसी प्रकार कच्चीपुड़ी ये कहाँ की लोक नृत्य शैली है? तो ये है आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की, ठीक है बच्चों। हाँ जी बिल्कुल फास्ट। अब चलिए कथक बताइए। तो कथक, कथक ये कहाँ की लोक नृत्य शैली है? कथक कहाँ की लोक नृत्य शैली है? तो ये है उत्तर प्रदेश की, ठीक है, उत्तर प्रदेश की, आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट। चलिए मित्रों अगला प्रश्न आ चुका है, राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? बताइएगा राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? देखिए बच्चों इंग्लिश में ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है, दूसरा क्वेश्चन जो है आ चुका है। तो यहाँ पर आप लोग इसी क्वेश्चन को देखिए हिंदी वर्जन की, इसमें पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है वो कहाँ पर स्थित है ना? दिल्ली में, बिहार में, बंगाल में या गोवा में? जल्दी से बताइएगा। सभी स्टूडेंट बताएंगे जी। इसको काट देते हैं क्योंकि ये दूसरा क्वेश्चन आ चुका है इसमें। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? नेशनल लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है बच्चों? तो जी हाँ ये कहाँ पर स्थित है? वेरी गुड। तो यदि आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी यानी बंगाल, देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों आपको याद रखना है कि भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है वो कहाँ है? कोलकाता में स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। ये भी याद रखना है बच्चों कि ये भारत का जो है सबसे बड़ा पुस्तकालय है। भारत का अगर पूछे सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है तो पश्चिम बंगाल में है ना। और इसको राष्ट्रीय पुस्तकालय भी नाम दिया गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? इस राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई? ये राष्ट्रीय पुस्तकालय यानी इस राष्ट्रीय पुस्तकालय, बताइए इस राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई? तो ये भी याद रखना है बच्चों, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1948 में हुई थी। कब? 1948 में, ठीक है। हाँ 1948 में, 1948 ईस्वी में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों अगला प्रश्न है, यहूदी धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम है। बताना है यहूदी धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? तालमुड है, बाइबल है, ओल्ड टेस्टामेंट है या न्यू टेस्टामेंट है? जल्दी से बताइएगा, आप सभी को बताना है। हाँ जी यहूदी धर्म यानी यहूदियों की जो धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक पुस्तक है, उसका नाम क्या है? जल्दी से बताइएगा, है ना। यहूदी धर्म यानी यहूदियों क्या है? यहूदी क्या एक धर्म है? तो यहूदियों की जो धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक पुस्तक है ना, उसका क्या नाम है बच्चों? बताइएगा जल्दी से। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल फास्ट बताना है।
तो वेरी गुड। इनका ग्रंथ का नाम क्या है? यहूदी धर्म, है ना। यहूदी धर्म की जो धार्मिक पुस्तक है, यानी जिसको धर्म ग्रंथ भी कहते हैं, इसका क्या नाम है बच्चों? तो नाम है इसका तालमुद। क्या नाम है? तालमुद नाम है, या फिर इसको तोरा भी कहते हैं, तोरा। अगर तालमुद ऑप्शन में ना दे तो यहाँ पे तोरा ऑप्शन में दिया जा सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, आ चुका है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, और क्वेश्चन है, यह कक्षीय तापमान पर द्रव होने वाली एकमात्र धातु है। आपको बताना है यहाँ पे कौन सी एकमात्र ऐसी धातु होती है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलिए, कौन सी एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर बच्चों द्रव अवस्था में यानी लिक्विड अवस्था में पाई जाती है? पारा है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, सीजियम है। बताइएगा कौन सी एकमात्र धातु है ना जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाएगी? तो जी हाँ, ये हमारा होता है पारा यानी Hg, है ना। पारा जो है यानी Hg जो है, ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन आपसे अगर ये पूछ दे एकमात्र अधातु, अगर प्रश्न ऐसे पूछ दे कि एकमात्र अधातु जो कमरे के तापमान पर, है ना, द्रव अवस्था में पाई जाती है। अभी तो धातु के बारे में पूछा था, मेटल के बारे में पूछा था, लेकिन अभी नॉन मेटल के बारे में पूछा जा रहा है। तो बताइएगा एकमात्र अधातु जो कमरे के ताप पर, है ना, द्रव अवस्था में पाई जाती है, बताइए। हाँ, तो वो कौन सी अधातु हो जाएगी? ब्रोमीन हो जाएगी, ठीक है बच्चों, ब्रोमीन। जी हाँ, सही जवाब आ रहा है आप लोगों का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न आ चुका है, हमारे पाचन तंत्र में अंत की तरफ क्या होता है? पेट होता है, बड़ी आंत होता है, छोटी आंत होता है, या गॉल ब्लैडर होता है? जल्दी से बताइएगा बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो अंत होता है वो कहाँ हो जाता है बच्चों? हाँ जी, जल्दी से बताइएगा। हाँ बिल्कुल फास्ट, सभी बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। हमारे पाचन तंत्र में अंत की तरफ क्या होता है ना। ये नहीं पूछा है कि पाचन तंत्र कहाँ संपन्न हो जाता है, कहाँ समाप्त होता है। पूछ रहा है पाचन तंत्र में अंत की तरफ जो है ये क्या स्थित होता है? तो जी हाँ, क्या स्थित होता है? गॉल ब्लैडर। यदि आप लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी गॉल ब्लैडर, देन आपका आंसर सही है। अब देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता कि पाचन तंत्र की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है बच्चों? पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये कहाँ से शुरू होता है? प्रारंभिक कहाँ से होता है? पाचन तंत्र कहाँ से शुरू होता है बच्चों? बताइएगा कहाँ से शुरू होता है? तो जी हाँ, कहाँ से शुरू होता है? मुख से। कहाँ से? मुख से शुरू होता है। और ये संपन्न कहाँ हो जाता है? कहाँ जाके खत्म हो जाता है बच्चों? यानी पाचन प्रक्रिया जो है ये कहाँ संपन्न हो जाता है? पाचन प्रक्रिया संपन्न कहाँ हो जाता है, कहाँ खत्म हो जाता है? हाँ जल्दी बताइए, पाचन प्रक्रिया संपन्न कहाँ हो जाता है? तो जी हाँ, छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, छोटी आंत में संपन्न हो जाता है। ओके बच्चों, तो जी हाँ, याद रखना है पाचन तंत्र जो है कहाँ से शुरू होता है? मुख से यानी माउथ से शुरू होगा, और ये कहाँ संपन्न हो जाता है, कहाँ खत्म हो जाता है? छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न आ चुका है, महिलाओं ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम कब भाग लिया? 1896 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में, या 1948 ईस्वी में? जल्दी से बताइएगा। महिलाओं ने, जी हाँ, महिलाओं ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम कब भाग लिया बच्चों? कब भाग लिया था? बिल्कुल फास्ट, सभी स्टूडेंट बताएंगे। ओलंपिक खेलों में, है ना, सबसे पहले महिलाओं ने कब भाग लिया? तो जी हाँ, कब भाग लिया था? 1900 ईस्वी में भाग लिया था, यानी द्वितीय ओलंपिक में, है ना। द्वितीय ओलंपिक से जो है महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया था, ठीक है बच्चों। हाँ, तो आपको याद रखना है ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम 1900 ईस्वी में ओलंपिक खेल में लॉन टेनिस और गोल्फ में महिलाओं को प्रवेश मिला था, है ना। ओलंपिक खेलों में कौन सा मिला था? ओलंपिक खेल में लॉन टेनिस, है ना। ओलंपिक खेल में लॉन, देखिए कई सारे खेल आ जाते हैं, तो ओलंपिक खेल में लॉन टेनिस और गोल्फ में, है ना, गोल्फ में महिलाओं को प्रवेश जो है सबसे पहले मिला था 1900 ईस्वी में, ठीक है, याद रखना है। अच्छा देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं सर्वप्रथम ओलंपिक कब खेला गया था, कोई बता सकता है?
प्रश्न आया है, ओलंपिक से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सर्वप्रथम ओलंपिक कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ये भी बताइए। सर्वप्रथम ओलंपिक कब और कहाँ हुआ था, कब और कहाँ हुआ था? तो याद रखना है बच्चों, कब हुआ था? तो ये हुआ था 1896 ईस्वी में, है ना, 1896 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था बताइए? हाँ, कहाँ हुआ था बच्चों? हाँ, एथेंस में, एथेंस में। तो एथेंस की राजधानी ग्रीस में हुआ था, याद रखना है, एथेंस की राजधानी ग्रीस में हुआ था, ठीक है। ठीक इसी प्रकार जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, वो पूछा गया था द्वितीय ओलंपिक के बारे में, है ना। पहले ओलंपिक के बारे में ना पूछकर द्वितीय ओलंपिक के बारे में पूछा गया था कि ये कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो देखिए बच्चों, ओलंपिक जो है ना, ओलंपिक खेल, ये प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं, प्रत्येक 4 साल बाद। तो सर्वप्रथम ओलंपिक हुआ था 1896 ईस्वी में। तो अब इसी में 4 और ऐड कर दीजिएगा तो भैया द्वितीय ओलंपिक उसी समय हुआ था, है ना, यानी 1900 ईस्वी में। और इसी 1900 ईस्वी में जो है, देखिए, महिलाओं ने भी भाग लेना शुरू किया था, ठीक है। तो द्वितीय ओलंपिक जो है कब हुआ था बच्चों और कहाँ हुआ था, तो ये भी याद रखना है। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। कहाँ? फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न आ चुका है। कौन पक्षी सबसे अधिक गति से उड़ता है? कौन पक्षी सबसे अधिक गति से उड़ेगा? पेरेग्रीन फॉल्कन या वॉन्डरिंग अल्बाट्रॉस या हमिंगबर्ड या बस्टर्ड? जल्दी से बताइएगा बच्चों, यहाँ पे पूछा है कि ऐसा कौन सा पक्षी है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो सबसे अधिक गति से उड़ान भरता है ना, जो सबसे तेज उड़ान भरता है ना। चलिए, जो सबसे अधिक तेजी से उड़ता है, जिसकी स्पीड ज़्यादा है। तो जी हाँ बच्चों, यदि आप लोगों ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी पेरेग्रीन फॉल्कन। जी हाँ, पेरेग्रीन फॉल्कन जो है ये लगभग 240 मील प्रति घंटा, 240 मील पर आवर जो है, ये गति से सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी होता है, ठीक है ना। इसकी स्पीड क्या है बच्चों? 240 मील प्रति घंटा की गति से सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है, आपको याद रखना है, ठीक है। और बच्चों, सबसे छोटा पक्षी पूछे, सबसे छोटा पक्षी कौन है? सबसे छोटा पक्षी, तो वो कौन सा हो जाएगा बच्चों? हमिंग बर्ड हो जाएगा, ठीक है, हमिंग बर्ड। चलिए, और सबसे बड़ा पक्षी, सबसे बड़ा पक्षी कौन होता है बच्चों? तो ये हमारा शुतुरमुर्ग हो जाता है, ये भी याद रखिएगा, सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग, ठीक है। चलिए, बहुत सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, माचू पिच्चू कहाँ पर है? बच्चों, माचू पिच्चू जो है क्या एक हिस्टोरिकल प्लेस है ना, हिस्टोरिकल प्लेस है। तो ये किस देश में है? ब्राज़ील में है, मैक्सिको में है, पेरू में है या जॉर्डन में है? बताइएगा बच्चों, बताइएगा। ये ऐतिहासिक जगह है, एक हिस्टोरिकल प्लेस है माचू पिच्चू। जैसे हम लोग के भारत में कुतुब मीनार है ना, लाल किला है, लोटस टेम्पल है, ठीक उसी प्रकार ये माचू पिच्चू भी जो है एक हिस्टोरिकल प्लेस हो जाता है। तो ये किस देश में स्थित है? तो जी हाँ बच्चों, यदि आप लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी पेरू, देन आपका आंसर सही है, सेरू। हाँ जी, तो माचू पिच्चू जो है क्या है बच्चों? एक पुरानी चोटी है। हिस्टोरिकल प्लेस का मतलब क्या है? एक पुरानी चोटी है, और ये दक्षिणी अमेरिका देश पेरू में स्थित है ना। यानी एक देश है बच्चों दक्षिणी अमेरिका, पेरू, ठीक है। तो दक्षिणी अमेरिका के पेरू एक देश है, उस वहाँ पर ये स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में एक देश है बच्चों पेरू, वहीं पर ये माचू पिच्चू स्थित है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, ध्यान देना है। मदर, मदर किसने लिखी? जो मदर पुस्तक है बच्चों, इसको किसके द्वारा लिखा गया है ना। टॉलस्टॉय के द्वारा, गॉर्की के द्वारा, मार्गरेट मिचेल के द्वारा या प्राउस्ट के द्वारा? जल्दी से बताइएगा, मदर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? जी हाँ, मदर पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जी हाँ बच्चों, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर, जी हाँ, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, मदर पुस्तक जो है मैक्सिम गॉर्की के द्वारा लिखा गया था। इनका पूरा नाम क्या था? मैक्सिम, मैक्सिम गॉर्की, ठीक है। मैक्सिम गॉर्की के द्वारा जो है मदर पुस्तक लिखा गया था, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछे मदर इंडिया, मदर ना पूछकर मदर इंडिया बोल दे कि मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे?
बताइए मदर पुस्तक के लेखक कौन थे बच्चों? तो ये भी याद रखना है कौन थे? कैथरीन मियो। कौन थे? कैथरीन मियो। कैथरीन मियो, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न आ चुका है, रिपब्लिक किसने लिखी? रिपब्लिक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? प्राउस्ट के द्वारा, हेमिंगवे के द्वारा, प्लेटो के द्वारा या पर्ल बर्ग के द्वारा? जल्दी से बताइएगा। रिपब्लिक पुस्तक, जी हाँ, रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? बिल्कुल फास्ट। देखिए, बुक और लेखक, बुक्स एंड ऑथर से संबंधित हमेशा क्वेश्चन आता है आपके आईटीआई और पैरामेडिकल की परीक्षा में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और है ना, इसीलिए मैंने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आज की इस क्लास में मैंने रखे हुए हैं, ताकि आप लोग भी बताइए और आप लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, है ना। तो बताइएगा रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जी हाँ, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी प्लेटो, देन आपका आंसर सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, लाइफ इज गुड किसकी टैगलाइन है? यानी ये किस कंपनी की टैगलाइन है? मैकडोनाल्ड का, एलजी का, जेट एयरवेज का या नाइक का? देखिएगा, लाइफ इज गुड ये किसी कंपनी का टैगलाइन है और आपको बताना है वो कंपनी कौन है। तो जी हाँ, कौन कंपनी है? एलजी, है ना, एलजी। तो जी हाँ, एलजी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एलजी का टैगलाइन था लाइफ इज गुड। देखिए, आज ये कंपनी जो है मोबाइल बनाने में ख़त्म हो चुके हैं, मतलब मोबाइल वगैरह अब नहीं बनाती है, क्योंकि उसको मोबाइल के फील्ड में उतना सक्सेस नहीं मिला। लेकिन इलेक्ट्रिक चीज़ें जैसे आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी वगैरह हो गया, ये अभी भी आता है ना, बट मोबाइल वाले में उतना ये सक्सेस नहीं हो पाया। तो बच्चों, एलजी जो है एक बहुत बड़ी कंपनी है और इसका टैगलाइन क्या था? लाइफ इज़ गुड, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न आ चुका है, कौन न्यूनतम आयु में भारत का प्रधानमंत्री बना था? बच्चों, कौन सबसे कम आयु में भारत का प्रधानमंत्री बना था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या लाल बहादुर शास्त्री? जल्दी से बताइएगा, कौन न्यूनतम आयु में भारत के प्राइम मिनिस्टर बने थे? बिल्कुल फास्ट, सभी बच्चे जवाब देंगे जी। हाँ जी, सभी बच्चे इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देंगे, तो वेरी गुड। यदि आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर, क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी यानी राजीव गांधी, है ना। तो राजीव गांधी जो है ये सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने थे, और ये जिस समय भारत के प्रधानमंत्री बने थे उस समय इनकी आयु क्या थी? तो मात्र 40 वर्ष इनकी आयु थी, ठीक है। हाँ जी। और अब देखिए, यदि आपसे अब पूछा जाए कि कौन सबसे अधिक आयु में भारत का प्रधानमंत्री बना था, तब क्या आंसर देंगे? मान लीजिए प्रश्न ऐसे पूछते कि कौन अधिकतम आयु में, है ना, कौन अधिकतम आयु में भारत का प्रधानमंत्री बना था? कौन अधिकतम आयु में भारत का प्रधानमंत्री बना था? बताइएगा, कौन अधिकतम आयु में भारत का प्रधानमंत्री यानी भारत का प्राइम मिनिस्टर बना था? तो ये बच्चों बने थे कौन? आपको याद रखना है, कौन बने थे? बताइए। मोरारजी देसाई, जी हाँ, मोरारजी देसाई जो है ये सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। और ये जिस समय भारत के प्रधानमंत्री बने थे उस समय इनकी आयु क्या थी? 81 वर्ष थी, ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न आ चुका है, यह जेल एक समय काला पानी कहलाती थी? कौन सा जेल जो है बच्चों जो एक समय काला पानी के नाम से जाना जाता था उस जेल को, और वो कहाँ पर है? कानपुर में, खड़गपुर में, दिल्ली में या अंडमान और निकोबार में? देखिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है ना बच्चों। देखिए, हुआ क्या करता था ब्रिटिश समय में, है ना, ब्रिटिश समय में एक जेल था और उस जेल को जो है नाम दिया गया था काला पानी, है ना। तो वो जेल कहाँ पर है ना, वो जेल बच्चों कहाँ पर है? तो जी हाँ, कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अंडमान और निकोबार। और राजधानी क्या होती है अंडमान और निकोबार की? बताइए तो। अंडमान और निकोबार की राजधानी कहाँ है बच्चों? तो जी हाँ, कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर। याद रखना है इसकी राजधानी क्या है बच्चों? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। ठीक इसी प्रकार लक्षद्वीप के बारे में एक बार पूछा था कि इसकी राजधानी कहाँ है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है बच्चों? कावारत्ती है। क्या है? कावारत्ती है। देखिए, क्वेश्चन 2021 की परीक्षा में पूछा था, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या, जी हाँ, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? चलिए, तो इसका आंसर जो है आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा, ठीक है। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से पूर्व राज्य किया। ये राज्य नहीं, राज किया यानी शासन किया, है ना बच्चों। तो अलाउद्दीन खिलजी से पहले, है ना, किसने राज किया था? गियासुद्दीन तुगलक ने, रजिया सुल्तान ने, इब्राहिम लोदी ने या बाबर ने? जल्दी से बताइएगा। अलाउद्दीन खिलजी से पहले राज किया था किसने? तो जी हाँ बच्चों, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी रजिया सुल्तान ने राज किया था। ठीक है, और ये भारत की प्रथम महिला शासक भी थी। अगर आपसे पूछे कि भारत की प्रथम महिला शासक, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी, तो ये रजिया सुल्तान जी थी। और अगर गियासुद्दीन तुगलक से संबंधित प्रश्न आएगा तो एक पूछा जाता है कि डाक प्रणाली की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? डाक प्रणाली, है ना, डाक प्रणाली की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो किसके शासनकाल में हुई थी बच्चों? गियासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। और अब देखिए, अगर पूछता है इब्राहिम लोदी के बारे में, तो ये लोदी वंश के अंतिम शासक थे। कौन थे बच्चों? लोदी वंश के, है ना, लोदी वंश के अंतिम शासक कौन थे, पूछा जाता है। अंतिम शासक तो इब्राहिम लोदी थे। और अगर आपसे पूछे बाबर के बारे में कि मुगल वंश के, है ना, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये भी याद रखना है। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये बाबर थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, किस गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? बच्चों, वो सिखों के कौन से गुरु थे जिन्होंने अकाल तख्त कहने का मतलब क्या है बच्चों? अमृतसर में स्वर्ण मंदिर। हाँ, अकाल तख्त का मतलब क्या होता है बच्चों? अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल है, उसकी स्थापना। जी हाँ, बताइए, जल्दी से बताना है। किस गुरु ने अकाल तख्त यानी अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी? किसने की थी? तो ये आपको बताना है वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो ये लेकर 2 क्वेश्चन मैं आपको एज ए होमवर्क के रूप में दे चुका हूँ। तो मैं देखता हूँ कितने स्टूडेंट इन दोनों क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो चलिए, अब जीके के बाद साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बिहार आईटीआई 2022 की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और साइंस के क्वेश्चंस को चैतन्या मैम के द्वारा करवाया जाएगा। तो चलिए, अब ध्यान दीजिएगा कि किसी ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है। आपको बताना है इन चारों में से कि किस पर जी का मान निर्भर करता है, यानी कि स्मॉल जी जो होता है ग्रेविटेशन, उसका मान किस पर निर्भर करता है? केवल द्रव्यमान पर, केवल ग्रह की त्रिज्या पर, या फिर द्रव्यमान त्रिज्या दोनों पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं? फटाफट से बताइए कि किस पे मान निर्भर करता है जी का। जल्दी जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए सब कोई जल्दी जल्दी से, क्या हो जाएगा? त्रिज्या यानी कि द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पर। ठीक है, किस पे? द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पर इसका मान क्या होगा? निर्भर करेगा। तो आप जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है जी का? जी बराबर होता है आपका GM/r²। ठीक है, क्या होता है? r का स्क्वायर। तो ये किस पे हो गया? द्रव्यमान पर भी हो गया और फिर r पर भी होगा। ठीक है, तो दोनों पर क्या होगा? इसका मान निर्भर करेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जी का जो मान होता है, जी का जो मान होता है वो ध्रुव की अपेक्षा विषुवत रेखा पर कैसा होता है? ध्रुव की अपेक्षा विषुवत रेखा पर कितना होता है? बताइए। ऑप्शन दे रहे हैं, कम, अधिक, शून्य, अपरिवर्तित। बताइए इन चारों में से क्या होगा? हम पूछे हैं ध्रुव की अपेक्षा विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है, अधिक होता है, शून्य होता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो क्या होता है? ध्रुव की अपेक्षा विषुवत रेखा पर कम होता है। अगर यही उल्टा पूछ ले, ध्रुव पर विषुवत रेखा की अपेक्षा, ठीक है, किस पे? ध्रुव पर पूछे तो अधिक होगा। अगर विषुवत रेखा पर पूछे तो ध्रुव की अपेक्षा तो क्या होगा? कम होगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन यहाँ से बना लीजिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि न्यूनतम संभव तापमान, आपको बताना है कि न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है। ये सबको पता होगा न्यूनतम संभव तापमान क्या होगा इन तीनों में, चारों में से, ए बी सी। -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन। तो क्या हो जाएगा, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं उनका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको देखिए, के बराबर क्या होता है, सी प्लस 273 डिग्री। ठीक है, जब हम के का मान 0 रखते हैं तब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सी बराबर क्या हो जाएगा, अगर रखेंगे तो ये आपका 273 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह निकाल सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है न्यूनतम संभव तापमान जो होता है वो 273 डिग्री होता है, -273 डिग्री। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है 1 किग्रा वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल कब होगी, तब होगी जब उसकी चाल होगी। तो आपको बताना है कि चाल क्या होगा इन चारों में से, 45 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 1.4 मीटर पर सेकेंड या 4.4 मीटर सेकेंड। तो यहाँ पर पहले दिया क्या है, वस्तु 1 किग्रा वस्तु यानी कि मास दिया हुआ कितना, 1 kg। फिर वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी कि क्या दिया हुआ है आपका, गतिज ऊर्जा दिया हुआ है जिसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, और उसको इसका मान क्या दिया हुआ है, 1 जूल दिया हुआ है। हमसे पूछा है उसका चाल क्या होगा यानी कि वेलोसिटी निकालना है। सबसे पहले तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 12mv²। ठीक है, के का मान कितना दिया, 1 दिया। फिर यहाँ पर देखिए 1/2 लिखिए, m का मान कितना, 1 दिया। फिर ये क्या हो जाएगा, v² हो जाएगा। हम लोग क्या देखते हैं, कोना कोनी क्या होता है, गुना होता है। तो क्या हो जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा आपका v², और v बराबर क्या हो जाएगा, √2। और √2 का मान कितना होता है, 1.4 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1.4 मीटर पर सेकेंड। समझ गए, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं वो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि स्कर्वी रोग यानी कि किसकी कमी से होता है। स्कर्वी रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है, बताइए। विटामिन ए, विटामिन बी, फटाफट से बताइए किसकी कमी से होता है। ठीक है, किसकी कमी से होगा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, क्या हो जाएगा बताइए फटाफट से। तो क्या हो जाएगा आपका, स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी, विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी में क्या क्या, तो अगर स्कर्वी रोग का पता कैसे चलता है, तो क्या होता है आपका, मसूरों से जो होता है ब्लड जाने लगता है। ठीक है, मसूरों से ब्लड जाने लगता है और फिर शरीर के वजन में कमी आने लगता है, शरीर के वजन में जो है वो कमी आने लगता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का स्रोत क्या है, तो इसके लिए खट्टापन वाला चीज़, यानी कि सबसे बढ़िया स्रोत आपका क्या, आंवला है। और फिर नारंगी वगैरह जो होता है, यानी कि जो चीज़ खट्टी होती है। ठीक है, वो। फिर विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है, तो विटामिन बी की कमी से आपका बेरी होता है। ठीक है, बेरी होता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, रिकेट्स होता है। रिकेट्स होता है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं हार्ट प्रॉब्लम भी होता है विटामिन डी की कमी से। और फिर कैंसर का खतरा भी रहता है। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से तो सबको पता है रतौंधी होता है, रतौंधी होता है। फिर क्या होता है, जीरोप्थैलेमिया होता है, मोतियाबिंद होता है। फिर त्वचा सूक्ष्म हो जाती है। ठीक है, क्या क्या होता है, रतौंधी होता है, मोतियाबिंद होता है, और त्वचा में सूखापन आने लगता है। और फिर जीरोप्थैलेमिया। ठीक है, ये क्या होता है, विटामिन ए की कमी से। तो सबको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं होता, यानी कि वायरस के द्वारा। ठीक है, इसमें एक ऐसा चीज़ है जो बैक्टीरिया से होता है, बाकी सब वायरस से होता है। आपको बताना है कि कौन सा रोग ऐसा है जो बैक्टीरिया से होता है, यानी कि वायरस से नहीं होता है।
बताइए कौन जा? पोलियो, चेचक, एड्स, तपेदिक। तो इसमें से क्या हो जाएगा? जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या बिल्कुल सही है? तपेदिक यानी कि टीबी जो बीमारी है वो क्या है? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, किससे होता है? जीवाणु से होता है। ठीक है, जीवाणु जनित रोग है। इसका जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसको हिंदी में ही लिख देते हैं आप लोग को, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये टीबी जो है ये जीवाणु से होता है। इसका बैक्टीरिया क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अब हम लोग इन चारों को भी एक एक करके देख लेंगे। ठीक है, तो पोलियो क्या है आपका? ये वायरस से होता है यानी कि विषाणु से होता है। हम पिछले वाले वीडियो में भी बताए हुए हैं शायद। तो क्या होता है? विषाणु से होता है। ठीक है, ये पोलियो जो होता है ये विषाणु जनित है। इसका क्या कहते हैं? पोलियो के टीके का खोज कौन किया था? फटाफट से बताइए। पोलियो के टीके का खोज कौन किया था? ये किया था जोनास सॉक। ठीक है, कौन? जोनास सॉक। जोनास सॉक किया था कब? 1952 में। 1952 में। और 2014 में जो है ये भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। 2014 में भारत को पोलियो मुक्त। ठीक है, और चेचक के टीके का खोज कौन किया? जल्दी से बताइए, सबको पता होना चाहिए। आप 8th क्लास में भी पढ़े होंगे, 10th क्लास में भी है। ठीक है, तो चेचक के टीके का खोज कौन किया था? एडवर्ड जेनर। ठीक है, कौन? एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर में कब किया था? 1796 में। 1796 में, 1796 में। ठीक है, कब? 1796 में। ठीक है, और एड्स का खोज कब किया गया? 1981 में। ठीक है, एड्स का खोज कब किया गया? 1981 में। इस बीमारी का पता लगा। और एड्स दिवस कब मनाते हैं हम लोग? एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है आपका एड्स दिवस। ठीक है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो और बताइए अंतर्राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाने का? अभी हाल ही में एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनाया कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने का घोषणा किया गया है कब से? बताइए, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो वो 5 अक्टूबर से मनाया जाएगा। ठीक है, 5 अक्टूबर से स्टार्ट होगा 2022 से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जीके का बन सकता है क्योंकि अगर उसी के आसपास आपका एग्जाम होता है तो मैं भी पूछ लिया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ये सबको पता होगा, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है। ठीक है, बताइए फटाफट से, कौन सा भाग खाया जाता है? तना, पत्ती, फल, फूल, कौन सा भाग खाया जाता है? तो क्या हो जाएगा आपका? आलू का जो है वो तना खाया जाता है। ठीक है, आलू का क्या खाया जाता है? तना खाया जाता है। अब हम लोग बोलेंगे कि फल, नहीं, वो तना का रूपांतरित भाग होता है। जो आलू बनता है अंदर में वो तना का ही रूपांतरित भाग होता है। ठीक है, और कौन कौन सा है हम लोग देखते हैं। तो प्याज जो खाते हैं वो, अदरक जो खाते हैं वो, फिर लहसुन हो गया, फिर आपका क्या हो गया? गन्ना। ठीक है, क्या? गन्ना। ठीक है, ये सब क्या है? ये तना का रूपांतरित भाग है। ठीक है, फिर आपका जड़ का लिख लीजिए। जड़ में आपका हो जाता है गाजर। ठीक है, मूली हो जाता है। फिर होता है आपका चुकंदर। ठीक है, चुकंदर और उसका शकरकंद, और ये सलजम। ठीक है, ये सब क्या है? जड़ का रूपांतरित भाग है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे, और ये आपका प्रीवियस ईयर है तो पूछा हुआ ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से शुरू होता है? बताइए, मुख से, अमाशय से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से? कहाँ से शुरू होता है भोजन का पाचन?
फटाफट से बताइए। तो कोई भी जानता है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुंह से शुरू होता है, ठीक है। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं वो सही है, ठीक है। कहाँ से? मुख से। सबसे पहले तो हम लोग मुंह में ही भोजन डालते हैं, वहाँ से ही चबाते हैं, उसके बाद आमाशय या फिर छोटी आंत बड़ी आंत में जाता है, ठीक है। तो कहाँ से? मुंह से स्टार्ट होता है। आमाशय जो है ये क्या करता है? भोजन में उपस्थित जो हानिकारक ये होता है, जीवाणु होता है, उसको किल करने का काम करता है, आमाशय करता है। कि इसमें एक एसिडिक वो निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि उसको किल करने में काम करता है और भोजन को पचाने में भी, ठीक है। और छोटी आंत में सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन होता है, ठीक है। छोटी आंत में सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन होता है और अवशोषण होता है। और बड़ी आंत में पानी का, ठीक है। पानी का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में सबसे ज़्यादा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? सबसे पहले तो ये बताइए कि स्टोन कैंसर है क्या? स्टोन कैंसर होता क्या है, ठीक है। तब जाके आपको पता चलेगा कि ये स्टोन कैंसर मतलब कि है क्या, किस कारण से होता है। स्टोन कैंसर किसको बोलते हैं? यानी कि पता है, स्टोन मतलब होता है पत्थर, ठीक है। क्या होता है? पत्थर। और कैंसर मतलब कि उस पर कोई बीमारी लग जाना। तो ये स्टोन कैंसर हम लोग अभी आए दिन हाल ही में न्यूज़ में आते रहता है कि आपका जो ताजमहल है वो पीला पड़ने लग गया है। तो क्यों हो रहा है? स्टोन, उसको कौन सा बीमारी हो गया? स्टोन कैंसर हो गया। दैट मीन्स हम लोग स्टोन कैंसर क्या होता है? अम्लीय वर्षा, ठीक है। क्या होता है? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्यों होता है पता है? नाइट्रोजन का जो बहुत सारा ऑक्साइड होता है ना, नाइट्रोजन का बहुत सारा जो ऑक्साइड होता है, जिसके मिलकर जो होता है, जिसके मिलने से जो गैस बनता है, फिर वो वातावरण में जाता है, फिर उससे अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है। उससे क्या होती है? अम्लीय वर्षा होती है, जिसके कारण कि क्या होता है, पत्थर पर पड़ने के बाद वो पीला पड़ने लगता है, ठीक है। पीला पड़ने लगता है और उसमें हानिकारक गैस और ये लिक्विड जो मिलता है, इस कारण से पीलापन आने लगता है और उसका खराब होने लगता है, ठीक है। ये किस पे होता है? चूना पत्थर और संगमरमर, ठीक है। संगमरमर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक वास्तविक मछली है, ठीक है। वास्तविक मछली, वैसे तो सब मछली है, जेली फिश भी है, स्टार फिश भी है, डॉग फिश भी है, सिल्वर फिश भी है, सब में फिश लगा हुआ है। आप बोलेंगे अब क्या सब में तो फिश लगा हुआ है, सब मछली होगा, पर ऐसा नहीं है। मछली का है, ठीक है, लेकिन क्या है, वो सब एक समुद्री जीव जंतु है। और तो इसमें ये बताइए कि सब जेलीफिश, यानी कि ये क्या बोलते हैं, जेलीफिश बोल दिए, कौन सा एक वास्तविक मछली है, आपको ये बताना है, ठीक है। जल्दी से बताइए, जेलीफिश, स्टार फिश, डॉग फिश, सिल्वर फिश, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? डॉग फिश, ठीक है। ये डॉग फिश जो है ये क्या है? ये आपका जो है ये एक मछली है एक प्रकार का, ठीक है। एक प्रकार का मछली होता है ये क्या आता है? शार्क प्रजाति में आता है। ये किस प्रजाति में आता है? शार्क प्रजाति में आता है, ठीक है। और इसका संघ कौन सा है? इसका संघ जो है वो कॉर्डेटा है, ठीक है। क्या है? कॉर्डेटा, कॉर्डेटा है इसका संघ, ओके, ठीक है। तो इसका संघ क्या था? कॉर्डेटा, ठीक है। कॉर्डेटा, कॉर्डेटा इसका संघ है। और वर्टिब्रेट भी, ठीक है। क्या? वर्टिब्रेट, ठीक है। और सब क्या है आपका? ये जेलीफिश जो है ये एक समुद्री प्राणी है, ठीक है। क्या है? समुद्री प्राणी है। ये सब एक सी एनिमल बोला जाता है इसको। स्टार फिश भी क्या है आपका? ये भी आपका समुद्री प्राणी ही है, ठीक है। तारानुमा समुद्री प्राणी है। और डॉग फिश तो देखिए क्या है? मछली है। और सिल्वर फिश क्या है आपका? ये एक आपका सरीसृप है, ठीक है। क्या है? सरीसृप है, यानी कि सांप जैसा, ठीक है, जीव जंतु प्राणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इन दोनों का हम लोग साइंटिफिक नेम भी देख लेते हैं। जेलीफिश का साइंटिफिक नेम होता है मेडुसोजोआ, ठीक है। क्या? मेडुसोजोआ, मेडुसोजोआ।
और स्टार फिश का क्या होता है आपका? एस्टेरियोनिडिया, ठीक है, स्टेरियोडिया क्या है? ये ए है, ठीक है, स्टेरियोडिया इसका साइंटिफिक नेम है। अगला क्वेश्चन आपका, जब कोई कार विराम से अचानक चल पड़ती है तो उसमें बैठे सवार पीछे की तरफ झुक जाते हैं, तो यह घटना किसका उदाहरण है? बताइए ये घटना किसका उदाहरण है फटाफट से। न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, जल्दी से बताइए ये क्या है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं यानी कि न्यूटन का प्रथम नियम, तो वो सही है, ठीक है। क्या न्यूटन का प्रथम नियम जो होता है, तो क्या होता है, जब भी कोई गाड़ी चलती है तो हम लोग उसमें जो बैठा हुआ सवारी तो अचानक से क्या होता है, पीछे की तरफ झुक जाता है। अगर द्वितीय नियम की बात करें तो ये क्या होता है, जब भी कोई क्रिकेटर मतलब मैच खेलता है तो क्या करता है, जब गेंद को कैच करता है, यहाँ से मान लीजिए गेंद गिर रहा है और ये हाथ है आपका, यहाँ पर जब गिरा तो क्या करते हैं, धीरे से हाथ को पीछे खींच लेता है ताकि उसको चोट ना लगे। वो क्या है, न्यूटन का द्वितीय नियम है। और तृतीय नियम क्या है, जब आप कभी नाव पर रहते हैं, ठीक है, नाव पर खड़े हैं और आप वहाँ से कूद जाते हैं, कहाँ, ज़मीन पर या पानी में नहाने के लिए या ज़मीन पर उतरने के लिए, तो नाव क्या होता है, पीछे की तरफ ठिल जाता है, नाव की तरफ जो क्या कर पीछे की तरफ घिसक जाता है, तो वो क्या है, न्यूटन का तृतीय नियम है, यानी कि आगे की भी और फोर्स लगा और पीछे की ओर भी फोर्स लगा, तो ये क्या है, न्यूटन का तृतीय नियम। अब ये बताना है आपको कि समुद्र के जल में औसत लवण की मात्रा कितनी होती है। औसत लवण की मात्रा कितनी होती है, 12.3, 1%, 3.5%, 10%। फटाफट से बताइए कि क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं यानी कि 3.5%, वो क्या है, वो सही है, ठीक है। तो 3.5% क्या होता है, 35 ग्राम पर लीटर। एक तो 3.5% होता है और क्या होता है, 1 लीटर जल में 35 ग्राम ये नमक निकाला जाता है, ठीक है। और समुद्री जल तो पता है कि लवणीय होता है, सब जानता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के एक मौलिक कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी? बताइए प्रोटॉन की खोज किसने की थी फटाफट से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का खोज कौन किया था आपका, ये आपका रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। कौन, रदरफोर्ड बोल सकते हैं आपका प्रोटॉन का खोज, ठीक है। रदरफोर्ड भी होता है और क्या होता है, गोल्डस्टीन, ठीक है, गोल्डस्टीन ये भी थे, दोनों ने मिलकर किया था प्रोटॉन का खोज, ठीक है। और जेम्स चैडविक ने किसका खोज किया था, ये न्यूट्रॉन का खोज किया था, ठीक है, न्यूट्रॉन का। और जे थॉमसन ने किसका किया था, इसने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, किसका, इलेक्ट्रॉन का। और न्यूटन तो जानते हैं कि न्यूटन का जो तीनों नियम है वो न्यूटन ने दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में पानी 12 कथी लगाए छियै, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी की प्रक्रिया के कारण, किस प्रक्रिया के कारण ठंडा रहता है, ठीक है। तो बताइए किस प्रक्रिया के कारण, परासरण, भाप विसरण या वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, किसके कारण होता है बताइए। पानी जो है घड़ा में जो रखते हैं वो किस प्रक्रिया के कारण ठंडा रहता है। तो पहले तो ये जाने कि क्यों ठंडा होता है। हम जानते हैं कि घड़ा जो है मिट्टी का बना होता है, उसके सतह पर बहुत सारा छिद्र होता है, छोटा छोटा क्या होता है, छिद्र होता है, जिसके कारण कि पानी का ये होते रहता है, आदान प्रदान होते रहता है बाहर के वातावरण से और इसमें, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन के कारण जो है पानी घड़ा में ठंडा रहता है, ठीक है। जो भी ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसने उत्प्लावन के नियम की खोज की थी। बताइए उत्प्लावन के नियम की खोज किसने की थी, न्यूटन ने की थी, थॉमस एडिसन ने, आर्किमिडीज ने, जॉन डाल्टन ने। फटाफट से बताइए। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है।
तो कौन किया था? आर्किमिडीज ने। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा आप लोग। ये क्या होता है? ये मतलब कि वस्तु पर जो है ना, डूबी हुई वस्तु पर और फिर आंशिक जो या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु रहती है उस पर जो उत्प्लावन बल लगता है, ठीक है, तो वही होता है उत्प्लावन बल। तो उसको आप लोग डिटेल में एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? ठीक है, तो कौन सी धातु जो है वो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो सब जानते हैं कौन है। तांबा है, चांदी है, एल्युमिनियम है, टंगस्टन है। तो बताइए सुचालक कौन है, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो ये क्या है? चांदी। चांदी जो है वो सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अगला क्वेश्चन है आपका, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में उपस्थित होती है? बताइए, पसीने वाली ग्रंथियां जो है मानव शरीर के किस अंग में उपस्थित होती है? तो ये क्या हो जाएगा? आपका त्वचा में होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो पहले देखिए, गुर्दा, यकृत, अग्नाशय, त्वचा। तो ये क्या होता है? त्वचा में, क्योंकि पसीना जो है स्वेट ग्लैंड जिसको बोलते हैं वो त्वचा में होता है। एक तो स्किन से भी होता है, पैर के तलवे से होता है, फिर आपका आर्मपिट से भी होता है, यानी कि जिसको हम लोग आँख बोलते हैं वहाँ से भी होता है आपका पसीना रिलीज होता है। ठीक है, अगला है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? बताइए, अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत, गुर्दा। तो कहाँ पे होता है यूरिया का निर्माण? फटाफट से बताइए, इन चारों में से ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? अग्नाशय का निर्माण कहाँ होता है? तो ये यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है? आपका यकृत में। ठीक है, कहाँ होता है? यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना था? मेंडलिफ ने, यानी कि मेंडल ने जो है, ये ग्रेगर मेंडल जो थे वो मटर के पौधे को क्यों चुने थे? तो ऑप्शन है, वे आसानी से उपलब्ध थे, वे सस्ते थे, उनमें विषम दिखने वाले गुण थे। तो बताइए क्यों लिया था, या उपरोक्त में से सभी? फटाफट से बताइए। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उपरोक्त में से सभी, क्योंकि वो आसानी से भी उपलब्ध हो जाता है मटर का पौधा और सस्ता भी मिलता है, और उसमें हम लोग जल्दी ही विषम गुण देख लेते हैं, क्योंकि ये कम आयु वाला पौधा है। क्योंकि ये जब लगाते हैं ये 3 महीना के अंदर बनकर फिर ये खत्म होने लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? ये तो सबको पता है, प्रकाश संश्लेषण में जो है पौधा किस ऊर्जा का प्रयोग करता है। अब देखिए, उष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो क्या हो जाएगा आपका? सौर ऊर्जा। जो भी ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा आपका? सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, सौर ऊर्जा का यूज करके क्या करता है? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या करता है? जल और फिर CO2 के साथ क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। ठीक है, क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से pH मान किसका न्यूनतम है? तो सबसे ज़्यादा न्यूनतम pH मान किसका होता है? शुद्ध जल का। ठीक है, किसका होता है? शुद्ध जल का होता है pH मान। ये कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, 7 होता है। और फिर रक्त का कितना होता है? ये 7.5 होता है। और डिटर्जेंट का कितना होता है? 8 से 11 होता है। ठीक है, और नींबू का रस का कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, तो ये था आपका आज का प्रश्न सारा। इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर लिए होंगे आई होप, और फिर इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे भी। ठीक है, ये आपका प्रीवियस पेपर है, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है साइंस का। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बस अपना हौसला बुलंद रखिए, एक दिन जीत आपकी ही होगी। संघर्ष करते रहिए और कभी भी मेहनत से डरिए मत। मेहनत कीजिएगा तो आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे, अगर फिर मुकद्दर या फिर किस्मत के भरोसे रहेंगे, तो किस्मत में भगवान भी वही लिखेगा जो आप छोड़ देंगे। अगर मेहनत करेंगे तो मेहनत के हिसाब से आपका भगवान किस्मत लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए।